कभी कभी इतिहास हमें सिर्फ तथ्य नहीं देता, वो हमें चमत्कार देता है। वो चमत्कार जो समय की आंधियों में भी अड़े खड़े रहते हैं। आज हम जिस कहानी में उतरने जा रहे हैं वो सिर्फ एक लोहे के स्तंभ की कहानी नहीं, बल्कि उस बुद्धि, उस विज्ञान और उस साहस की कहानी है जिसने 1600 साल को भी चुनौती देकर हरा दिया। दिल्ली के हृदय में खड़ा एक रहस्य जिस पर न बारिश का असर होता है, न तूफान का, न समय की मार, न जंग की काट। ये भारत की मिट्टी, आग और ज्ञान का वो अमर चमत्कार है जिसे दुनिया आज भी समझ नहीं पाती। ये कहानी उस लोहार की है जिसने धातुओं से बात की, उस राजा की जिसने एक सपना देखा, और उस स्तंभ की जो आज भी चुपचाप खड़ा है, मानो कह रहा हो ज्ञान कभी नहीं मिटता, इतिहास कभी नहीं झुकता। तो चलिए समय की धुंध को हटाते हैं और लौट चलते हैं उस युग में जहाँ से ये अमर रहस्य जन्मा था। बहुत ही पुरानी बात है, जब भारत का गुप्त साम्राज्य अपनी सुनहरी झलक बिखेर रहा था। सूरज की किरणें मध्य भारत के घने जंगलों को छेदती हुई और नदियां गाती हुई बहती। इन जंगलों के एक छोटे से गांव उज्जैन के पास बसे मालवा क्षेत्र में एक लोहार रहता था और नाम था चंद्रगुप्त। लेकिन लोग उसे सिर्फ चंद्र कहते थे क्योंकि उसके जैसे चमकदार दिमाग वाला कोई न था। चंद्र कोई साधारण लोहार नहीं था, उसके पास धातुओं से बात करने का हुनर था। वह लोहे को आग में डालता तो लगता जैसे लोहा जीवंत हो उठा हो, चमकता, नाचता और कहता, मुझे मजबूत बना दो ताकि मैं सदियों तक खड़ा रहूं। गांव वाले कहते, चंद्र भैया तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम्हारा लोहा कभी जंग नहीं लगने देता। लेकिन चंद्र हंसता और कहता, जादू नहीं, विज्ञान है। प्रकृति के रहस्यों को समझना ही असली जादू है। चंद्र का बचपन ही असाधारण था। उसके पिता एक प्राचीन धातुकर्मी थे जो गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के दरबार में काम करते थे। बचपन में चंद्र को पिता की छोटी सी भट्टी में खेलते देखा जाता। वहां लोहे के टुकड़े पिघलते और चंद्र सोचता, यह लोहा क्यों कमजोर हो जाता है, पानी की बूंदें इसे खा क्यों जाती हैं। पिता ने उसे बताया, बेटा जंग का राज है ऑक्सीजन और नमी, लेकिन अगर हम लोहे को एक कवच दे दें तो वह अमर हो सकता है। चंद्र ने किताबें पढ़ी, वेदों की धातु विज्ञान वाली शाखाएं, आयुर्वेद के ग्रंथ जहां रसायन शास्त्र छिपा था। वह जंगलों में घूमता, पेड़ों की छालें इकट्ठा करता, खनिजों को पीसता। सालों की मेहनत से उसने सीखा, फास्फोरस नामक तत्व लोहे की सतह पर एक पतली अदृश्य परत बना देता है। पैसिवेशन कहते हैं इसे। यह परत हवा और पानी को लोहे तक पहुंचने ही नहीं देती। लेकिन यह रहस्य दुर्लभ था। फास्फोरस मिलना आसान न था। एक धूप भरी सुबह जब कोयल की कूक जंगल को जगाती थी, चंद्र की कुटिया के द्वार पर दस्तक हुई। बाहर खड़ा था एक राजदूत और राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। राजा का साम्राज्य विशाल था, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक। लेकिन राजा को एक सपना था, एक ऐसा स्तंभ बनवाना जो देवता विष्णु को समर्पित हो। यह स्तंभ दिल्ली के किले में खड़ा होगा। राजदूत ने कहा, जहां हवाएं तेज चलती हैं, बारिशें बरसती हैं और धूल मिट्टी उड़ती रहती है। यह 7 मीटर ऊंचा हो, 7 टन भारी और इतना शुद्ध कि 1000 साल बाद भी चमकता रहे। जंग, वह तो नामुमकिन है। चंद्र की आंखें चमक उठीं। राजा जी का विश्वास मुझ पर, उसने पूछा। राजदूत ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने राजा समुद्रगुप्त के लिए तलवारें बनाई जो कभी मुड़ती न थीं। लेकिन चेतावनी, असफलता पर सजा मिलेगी। चंद्र ने फैसला कर लिया। वह अपनी कुटिया, अपनी पत्नी और छोटे बेटे को छोड़कर जंगलों की गहराई में चला गया। रास्ता कठिन था और जंगली जानवर, जहरीली लताएं और भूखे भेड़िए। लेकिन चंद्र के पास था एक पुराना नक्शा जो उसके पिता ने दिया था। यह नक्शा एक गुप्त गुफा की ओर इशारा करता था जहां प्राचीन ऋषि रहते थे। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो नदी किनारे तपस्या कर रहा था। बाबा, मुझे फास्फोरस चाहिए, चंद्र ने कहा। साधु मुस्कुराए, बेटा, यह तत्व हड्डियों और चट्टानों में छिपा है।
लेकिन इसे निकालने के लिए धैर्य, आग और ज्ञान चाहिए। जंगल के पूर्वी छोर पर एक पहाड़ी है, फास्फोरस की चोटी। वहां खोदो। लेकिन रात को चांद की रोशनी में चंद्र ने यात्रा जारी रखी। दिन बीतते गए, बारिश में भीगता, भूखा प्यासा। एक रात बिजली चमकी और तूफान आया। चंद्र एक गुफा में छिपा, जहां दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, वो लोहे के योद्धा जो कभी नष्ट न होते। सुबह वह पहुंचा फास्फोरस की चोटी पर। वहां चट्टानें काली थीं, लेकिन अंदर छिपा था सफेद चमकदार पाउडर। चंद्र ने खुदाई शुरू की, कुल्हाड़ी से, हाथों से। महीनों लग गए। एक बार एक जंगली हाथी ने हमला किया। चंद्र ने अपनी जान बचाई एक लोहे की छड़ी से। दूसरी बार एक सर्प ने काट लिया, लेकिन जड़ी बूटियों से वह ठीक हो गया। आखिरकार पूर्णिमा की रात आई। चांद की चांदी जैसी रोशनी चोटी पर पड़ी और चंद्र को मिल गया का पर्याप्त फास्फोरस, जो स्तंभ को अमर बना सकता था। अब बारी थी स्तंभ बनाने की। चंद्र ने जंगल में ही एक भट्टी बनाई। चारों तरफ लकड़ी के ढेर, 4 कोयले की भट्टियां। 7 टन शुद्ध लोहा मंगवाया गया। हिमालय की घाटियों से आया लोहा, जो सबसे मजबूत था। चंद्र ने फास्फोरस को बारीक पीसा, फिर लोहे में मिलाया। आग इतनी तेज कि हवा गर्म हो गई। लोहा पिघला, उबला और एक ही धलाई में स्तंभ बन गया। और कोई जोड़ नहीं, कोई कमजोरी नहीं। ऊंचाई 7.21 मीटर, वजन ठीक 6.5 टन। ऊपर की ओर चंद्र ने खुद संस्कृत में शिलालेख उकेरा। महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का यह स्तंभ, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। जो इसे छुए वह विजयी हो। लेकिन शिलालेख में एक रहस्य भी छिपा था, और फास्फोरस के बारे में संकेत, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए था। जब स्तंभ तैयार हुआ, चंद्र ने राजा को बुलाया। विक्रमादित्य खुद आए, घोड़ों की फौज के साथ। स्तंभ को देखकर राजा दंग रह गए। यह तो चमत्कार है, उन्होंने कहा। चंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह विज्ञान का चमत्कार है। फास्फोरस ने लोहे की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बना दी है, इतनी पतली कि नंगी आंख से न दिखे, लेकिन इतनी मजबूत कि जंग को जन्म न दे। हवा छुएगी, बारिश भिगोएगी, लेकिन लोहा अटल रहेगा। राजा ने चंद्र को सम्मान दिया और सोने के सिक्के, भूमि और दरबार में स्थान। स्तंभ को दिल्ली के किले में ले जाया गया। मजदूरों ने रस्सियां बांधी, बैल जोड़े, और महीनों की यात्रा के बाद वह खड़ा हो गया कुतुब मीनार के परिसर में, जहां आज भी वह चमकता है। समय बीता, गुप्त साम्राज्य ढला, हर्षवर्धन आए, फिर मुगल और बाबर, अकबर। अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन स्तंभ अटल रहा। 1600 साल हो गए 2025 तक। बारिशें आईं, सूखे पड़े, प्रदूषण फैला, लेकिन जम एक दाग भी नहीं। वैज्ञानिक आज बताते हैं, वह पैसिव लेयर आज भी बरकरार है। IIT कानपुर के प्रोफेसर आर बाला सुब्रमण्यम और उनकी टीम ने 2002 में इसका रहस्य खोला, और फास्फोरस की मात्रा 0.25% से ज्यादा, जो आधुनिक स्टील में भी दुर्लभ है। नासा के इंजीनियर भी इसे देखकर हैरान। यह प्राचीन भारत की धातुकर्मी की मिसाल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंद्र की आत्मा मानो स्तंभ में बसी है। पर्यटक आते हैं, बच्चे छूते हैं, बूढ़े प्रार्थना करते। एक किंवदंती है, जो व्यक्ति स्तंभ को गले लगाकर 3 बार विक्रमादित्य कहे, उसकी मनोकामना पूरी होती। क्या यह सच है? शायद, क्योंकि यह कहानी सिर्फ लोहे की नहीं, इंसानी जज्बे की है, जो असंभव को संभव बना देता। चंद्र ने साबित किया, ज्ञान अमर होता है। जंगल की वो चोटी आज भी है, रहस्य बुनती। क्या आप कभी जाएंगे वहाँ, या फिर दिल्ली जाकर स्तंभ को छूकर महसूस करेंगे 1600 साल पुरानी वो गर्माहट? इतिहास की किताबें बंद हो जाती हैं, लेकिन ऐसी कहानियां कभी न मिटें।
और दोस्तों, ये थी कहानी उस अमर चमत्कार की जो सिर्फ लोहा नहीं था बल्कि भारत की प्राचीन प्रतिभा, विज्ञान और साहस का अटूट प्रतीक था। चंद्र, विक्रमादित्य और 1600 साल पुराना वो स्तंभ आज भी हवा, बारिश, तूफानों से लड़ते हुए खड़ा है। जैसे कह रहा हो, ज्ञान कभी नहीं मिटता और इतिहास कभी नहीं झुकता। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई, अगर आपकी रगों में भी इतिहास की वही धड़कन दौड़ती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि भारत की ये भूली बिसरी विरासत हर किसी तक पहुंचे। और हाँ, इतिहास की ऐसी ही रहस्यमयी, अनसुनी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल द हिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त, फिर एक नई कहानी लेकर लौटूंगा। तब तक इतिहास को जानिए, समझिए और गर्व से कहिए, हम भारतवासी हैं।